टेबल, रिकॉर्ड या फिर टपल, है ना। एक एक कोई भी रिकॉर्ड को हम टपल बोल सकते हैं। फील्ड या कॉलम या एट्रीब्यूट सब सेम ही है ना। तो रो जो है, रो में एक डेटाबेस के एक रो में, है ना, कोई मान ये एक टपल है, ठीक है। चाइना, चाइनीज ये एक टपल है, ठीक है। तो उसी तरीके से इंस्टेंस, स्कीमा की, ये सब हमने देखा हुआ है, इसको डिटेल में देखेंगे अभी हम आगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि आरडीबीएमएस क्या है, व्हाट इज आरडीबीएमएस, ठीक है। So it says all modern database system like SQL, MySQL, and Oracle are based upon RDBMS. It is called database management. It is called relational database management system because it is based upon relational model introduced by EF4, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम। How it works, ठीक है। अब काम कैसे करता है, यहाँ पे क्या बोला है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टपल्स, है ना। तो डेटा जो है कैसे दिया जाता है, रो के टर्म्स में डिवाइड किया जाता है ना। हर एक नया इंफॉर्मेशन एक नया रो होता है, ठीक है ना। हर एक रिकॉर्ड जो है एक टेबल में एक नया टपल होता है। So relational database is most commonly used. It contains number of tables and each table has its own primary key, है ना। हर टेबल का एक प्राइमरी की होता है और इसी के थ्रू एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड होता है। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली इन आरडीबीएमएस, है ना। ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल, टेबल ऑर्गेनाइज कैसे हो गया, क्योंकि हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की है जो कि वो एक यूनिक तरीके से हर हर एक टपल को, यानी कि हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता है उस पार्टिकुलर टेबल में, है ना। तो प्राइमरी की से कनेक्टेड होते हैं, एक टेबल दूसरे टेबल से कनेक्टेड हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, हिस्ट्री क्या है आरडीबीएमएस की, तो 1972 में, है ना, 1972 EF Corp published a paper to propose the use of relational database model. RDBMS is originally based on that EF Corp relational model invention. तो इन्होंने 1972 में रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिससे RDBMS का इजाद हुआ, है ना। टेबल क्या होता है, तो RDBMS uses टेबल टू स्टोर डेटा। टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज contains row and column, ठीक है। तो एक टेबल कैसे बनता है, टेबल में रोज एंड कॉलम्स होने जरूरी है ना। ये कह रहा है टेबल इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंट्रीज and contains rows and columns to store data. Table is simplest example of data storage in RDBMS. Let's see the example of student table. ये एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें आईडी है, सारे स्टूडेंट का नाम है, उनका एज है और वो कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टेबल का एग्जांपल है। आगे चल रहे हैं फील्ड। फील्ड क्या होता है, तो फील्ड इज स्मॉल एंटिटी इन दी टेबल विच कंटेन्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन about every record in the table. So in the above example, the field of the student table consists of ID, name, age और course, है ना। तो ये सारे फील्ड हुए, है ना, जितने भी आप देख रहे हो इस टेबल में। अब रो और रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। I believe some of you have internet issues because many of you are disconnecting and connecting again. So please ensure that you get a stable internet connection. Then we can proceed. So what is a row or record? A row of a table is also called record, है ना। एक टेबल में हर एक रिकॉर्ड जो है, हर एक रो जो है वो रिकॉर्ड होता है ना। जैसे ये पूरा एक ये एक तरीके से एक रिकॉर्ड है। ये पूरा रो अगर मैं सेलेक्ट कर दिया तो ये एक कंप्लीट रो एक रिकॉर्ड है,
ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही है इसने, है ना। ए रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड। इट कंटेन्स the specific information of each individual in the table. It is horizontal entity in the table. For example, in the above table there are 5 रिकॉर्ड, है ना। यहाँ पे 5 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 और 5, है ना। ये एक तरीके से एक रिकॉर्ड है, फिर ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है, so on and so forth. You get the idea, right? So let's see one record in the table, है ना। ये जो है इन्होंने यहाँ से ले लिया है। अब कॉलम, कॉलम क्या होता है, ठीक है। तो कॉलम के बारे में कह रहा है कि ये कॉलम is a vertical entity in the table which contains all information associated with a specific field in a table. For example, name is a column in which above table contains the information। ठीक है, तो कॉलम क्या है, ठीक है ना। ये कॉलम है पूरा, ठीक है। ये नेम वाला कॉलम है, ये एज वाला कॉलम है, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल एंटिटी था, ये क्या है, एक वर्टिकल एंटिटी है ना। तो इज अ कॉलम इज अ वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल। तो एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, है ना, एक कॉलम में। तो ये सारे फील्ड होते हैं और ये सारे रोज होते हैं, वो रिकॉर्ड होते हैं। इसको हमने एसक्यूएल में भी पढ़ा था, है ना, कि सारे जो क्या कहते हैं, कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं और रो को रिकॉर्ड बोलते हैं एक डेटाबेस में। ठीक है, अब नल वैल्यूज क्या होती है, तो नल वैल्यू के बारे में लिखता है कि नल वैल्यू ऑफ द टेबल स्पेसिफाइज दैट फील्ड हैज बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग रिकॉर्ड क्रिएशन। ठीक है, अगर आपने एक फील्ड में कुछ नहीं लिखा, है ना, यहाँ पे मान लो ये फील्ड जो है, मान लो कि यहाँ से मैंने उड़ा दिया, ठीक है ना। अब जस्ट का तस्ट मैंने अगर मैं इसमें कुछ नहीं लिखा, आगे चला गया, तो ये क्या है, एक नल वैल्यू, ये नल वैल्यू है अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे स्पेस बार दे दिया ना, तो ये नल वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन है यहाँ पे वो ब्लिंक नहीं करेगा। देखो स्पेस बार पे आ रहा है ना, 4 बार मैंने स्पेस बार दे दिया, अभी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं वापस क्लिक करूंगा तो देखो। तो नल का मतलब होता है बिल्कुल नल, कोई एंट्री नहीं। यहाँ पे मैंने स्पेस बार दे दिया या मान लिया 0 लिख दिया, तो ये नल वैल्यू नहीं है। नल वैल्यू मतलब बिल्कुल कुछ भी, कोई इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं दी गई है, न स्पेस बार ना 0। तो नल वैल्यू, इसको करेक्ट कर लेते हैं, वापस एमसी लिखा था, एमसी कर देते हैं। हाँ, क्या कहता है, null value of the table specifies that field has been left blank during record creation. It is totally different from, देखो ये बात लिखी है ना, from the value filled with 0 or field that contains space। ठीक है, अगर आपने 4 बार स्पेस दबा दिया या वहां पे 0 लिख दिया तो वो नल नहीं रहता है। नल तभी होगा जब आपने पूरी तरीके से उसको ब्लैंक छोड़ा, वहां पे कुछ भी वो मतलब वो एक तरीके से वो उस सेल में कुछ भी आपने किया नहीं, वो सेल बनाने के बाद उसमें आपने कुछ भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, वहां पे ले जाके आपने स्पेस बार भी नहीं दबाया, वहां पे ले जाके आपने 0 भी नहीं लिखा है। ठीक है, नल का मतलब यही होता है। ठीक है, अब डेटा इंटेग्रिटी, है ना, डेटा इंटेग्रिटी, ये सारी चीजें जो है अभी आप एसक्यूएल देख चुके हो, कर चुके हो। ठीक है, और आपके देखिए एक तरीके से सिलेबस में बाद में था, और अभी कोविड के टाइम से पता नहीं कब सिलेबस क्या कहते हैं प्रैक्टिकल आपका कब होगा, लेकिन अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने भी कर लिया और हमने भी एसक्यूएल को काफी डिटेल में देख लिया। तो अभी देखिए जो चीजें हम कर रहे हैं उससे हमको मतलब रिवाइज करते टाइम रिकॉल करना, रिकलेक्ट करना कितना आसान होगा। तो डेटा इंटीग्रिटी की बात करें अगर, तो क्या लिखा हुआ है, एंटिटी इंटीग्रिटी। इट स्पेसिफाई दैट देयर शुड बी नो डुप्लीकेट रो इन दी टेबल। एक रो अगर ये टेबल में यहाँ पे 5 विमल 26 बीएससी है, तो मैं यहाँ पे एक और नया रो क्रिएट करके, ठीक है ना, वहां पे फिर से 5 विमल 26 बीएससी नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये
आरडीबीएमएस की एंटिटी इंटीग्रिटी की इशू हो जाएगी, है ना, कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी रो दो बार नहीं आना चाहिए। डोमेन इंटीग्रिटी, है ना, डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब क्या, इट इन्फोर्सेस वैलिड एंट्री फॉर गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप, द फॉर्मेट और द रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, क्यों मैंने बोला कि आप लोग का प्रैक्टिकल या फिर एसक्यूएल देखने से फायदा हो रहा है, अभी आप लोग समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा है ये। इट इन्फोर्सेस वैलिड एंट्रीज फॉर अ गिवन कॉलम बाय रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप। पढ़ो ये, हम लोग इंट वैर कैर कैर ये सब क्यों लिखते हैं, ताकि हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें किस तरीके का डेटा यहाँ पे आएगा, इंट आएगा, बिग इंट आएगा, वेरिएबल कैरेक्टर आएगा, कैरेक्टर आएगा। ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉलम में किस तरीके का डेटा आएगा उसको हम स्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन इंटीग्रिटी। इसीलिए मतलब एक आरडीबीएमएस का एक इंटीग्रिटी होता है डोमेन इंटीग्रिटी, है ना। तो जहाँ पे हम इन्फोर्स कर सकते हैं कि एक 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 पार्टिकुलर कॉलम जो है उसमें एक ही पार्टिकुलर तरीके का डेटा जो है आ सकता है। ठीक है, एंड मूविंग ऑन, referential integrity. It specifies that rows cannot be deleted which are used by other record. कोई एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना, उसका रेफरेंस लिया जा रहा है कोई दूसरे रिकॉर्ड में, तो वो आप नहीं डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है कि कोई एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड है जिसका कि किसी दूसरे रिकॉर्ड में यूज किया जा रहा है, तो वो रो आप डिलीट नहीं कर सकते। यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी है ना, कि यूजर ने खुद ही कोई कॉन्स्टेंट लगा दिया। It enforces some specific business rules that are defined by users. These rules are different from entity, domain and referential integrity. ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो नॉट नल, है ना। नॉट नल एक तरीके का कंडीशन आपने लगा दिया कि इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो ये यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप डेटाबेस में नल कोई वैल्यू नहीं रख सकते हो, या ये एक क्या कहते हैं यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये कांस्टेंट लगाना चाहता है कि नहीं लगाना चाहता है। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस आरडीबीएमएस, आई थिंक दीज थिंग्स यू वुड हैव ऑलरेडी सीन, बट एक बार फिर भी जस्ट फॉर बिकॉज वी आर रिवाइजिंग इट, यू सी दिस। ठीक है, तो क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीबीएमएस एप्लीकेशन स्टोर डेटा एज अ फाइल। ठीक है, डीबीएमएस एप्लीकेशन में डेटा जो है फाइल की तरह स्टोर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है आरडीबीएमएस में, है ना। इन डीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड in either hierarchical form or navigational form. In RDBMS, the tables have identifier called primary key and values are stored in the form of tables, है ना। अगर मैं एम्प्लॉय डेटाबेस की बात करूं तो डीबीएमएस में कैसे होगा कि भाई सारे डिपार्टमेंट का एक वो होगा, डेटाबेस बनेगा, उसमें मतलब सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, फिर उसका एक अलग डेटाबेस बने कि मान लो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग काम करते हैं, तो हायरार्कियल तरीके से, है ना, कि हर डिपार्टमेंट पहले तो सबसे टॉप लेवल में जो लोग काम करते हैं उनका एक टेबल बनेगा, फिर जो जो उन टॉप लेवल में है ना, चीफ ऑफ ऑपरेशन, चीफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, चीफ ऑफ मार्केटिंग, चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो मान लिया चीफ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक बड़ा डिपार्टमेंट हुआ, अब उस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स एनालिस्ट कौन है, परफॉर्मेंस मैनेजर कौन है, तो अलग अलग हायरार्की समझते हो ना, श्रेणीबद्ध तरीके से डीबीएमएस जो है वो श्रेणीबद्ध तरीके से डेटा रखेगा। लेकिन आरडीबीएमएस में ऐसा कुछ नहीं होगा। आरडीबीएमएस में हर एम्प्लॉय को एक क्या किया जाएगा, एक एम्प्लॉय आईडी दे दी जाएगी और उसी से उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक कोई हायरार्की फॉलो नहीं की जाएगी, हर एक एम्प्लॉय का जो है एक एम्प्लॉय आईडी होगा जो कि टेबल में क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, सो हायरार्कियल डीबीएमएस जो है हायरार्कियल वे में डेटा स्टोर करता है और आरडीबीएमएस में क्या करता है, प्राइमरी की रखता है।
ठीक है, आइडेंटिफायर रहता है वो हर एक रिकॉर्ड का। नॉर्मलाइजेशन आप समझ रहे हो, ठीक है। आरडीबीएमएस में तो हमने देखा ही 3.5 यानी बॉयज कॉड बीसीएनएफ लेवल तक, लेकिन डीबीएमएस में कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। डीबीएमएस डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी विथ रिगार्ड टू डेटा मैनिपुलेशन, है ना। तो डीबीएमएस में अगर आप अपने कंप्यूटर में कोई एक्सेल फाइल है आपके, ठीक है, तो जो चाहे वो कंप्यूटर खोल के उस एक्सेल फाइल में चेंजेस कर सकता है। लेकिन आरडीबीएमएस में क्या होता है कि डिफाइंस डेटा इंटेग्रिटी कंसेंट, इसमें आरडीबीएमएस की एसिड प्रॉपर्टी होती है ना। एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने देखा है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। सो डीबीएमएस में सिक्योरिटी का ऐसा नहीं है, लेकिन आरडीबीएमएस में सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। डीबीएमएस यूजेस फाइल सिस्टम, है ना। एक्सेल को आप कैसे करते हो, सेव एज डॉट एक्सएलएस फाइल, यहाँ फाइल सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशनशिप, यहाँ पे क्या कहता है, डेटाबेस वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, सो रिलेशनशिप बिटवीन दीज डेटा वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन दी फॉर्म, ठीक है ना। कई सारे जो टेबल्स है उनके बीच एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश किया जाता है ना। एक टेबल अटेंडेंस का, एक टेबल एम्प्लॉय के सैलरी का, है ना। तो एक एम्प्लॉय कितनी बार एब्सेंट हुआ उस हिसाब से हो सकता है उसकी सैलरी अफेक्ट होगी, है ना। तो आपको दो टेबल चाहिए। तो इसमें आरडीबीएमएस में हम क्या करते हैं कि रिलेशन बैठाते हैं कि एम्प्लॉय के एब्सेंटिज्म का और उसके सैलरी का क्या क्या रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन इस तरीके का हम नहीं रखते हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दी टेबल। DBMS has to provide some uniform method to access stored information, ठीक है। DBMS में आप कोई अलग अलग क्या कहते हैं, है ना, इसकी एक यूजर को इतना ही इन्फॉर्मेशन दिखे, दूसरे इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ज्यादा दिख जाए इन्फॉर्मेशन, ये सब आप नहीं कर सकते। लेकिन आरडीबीएमएस में आप ऐसा कर सकते हो, है ना। आरडीबीएमएस में ऐसा होता है, अगर आप अपने फेसबुक पे प्रोफाइल को देखो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इन्फॉर्मेशन वो आपके फ्रेंड को दिखेगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन पब्लिक को दिखेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन डीबी वो एक आरडीबीएमएस का एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस की अगर बात की जाए, अगर मैं एक्सेल फाइल की बात करूं जो आपके कंप्यूटर या फोन में है, वो कोई भी देख सकता है, जिसके पास भी आपका फोन या डिवाइस, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट, वही बात है, आगे भी वही लिखी हुई है बात। डीबीएमएस डज नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सपोर्ट करता है ना, कि अलग अलग लेवल का इंफॉर्मेशन जो है अलग अलग, ठीक है ना। जो सबसे प्रिविलेज यूजर है उसको सारा इन्फॉर्मेशन, फिर जो कम इम्पोर्टेंट उसको थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन, है ना। ये सारी चीजें आरडीबीएमएस में कर सकते हैं कि जो हमारे पूरा डेटाबेस है वो पूरा का पूरा कोई नहीं देख सकता है। अगर किसी को दिखाना है तो हम थोड़ा सा जितना उसके काम का दिखा सकते हैं, लेकिन डीबीएमएस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेस है, ठीक है ना। तो वही बात अब इसीलिए लिखी हुई है कि छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए डीबीएमएस ठीक है और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए आरडीबीएमएस ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एक्सएमएल फाइल, और यहाँ पे क्या हुआ है, माईएसक्यूएल, ठीक है। वैसे ही डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, कंपैरिजन किया गया है डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में क्या अंतर है। तो लिखा हुआ है कि डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, इन डीबीएमएस यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट प्रोसीजर, है ना। डीबीएमएस क्या है, डेटा कलेक्शन है, लेकिन फाइल सिस्टम क्या है, ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा है, लेकिन यहाँ पे यूजर को प्रोसीजर लिखना पड़ता है ना, फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। DBMS gives a abstract view of data that hides and that hides the details, है ना। DBMS जो है बहुत डिटेल नहीं देता है, एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है डेटा का। लेकिन फाइल सिस्टम क्या करता है, डिटेल प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड स्टोरेज ऑफ द डेटा। डीबीएमएस प्रोवाइड्स ए क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म, है ना। डीबीएमएस क्या करता है कि क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म इसके पास होता है, ठीक है। अगर आप एक्सेल को यूज कर रहे हो और आपका वो क्रैश हो गया, तो अगली बार आप एमएस एक्सेल खोलोगे तो आपको पूछेगा कि आपको वापस वो फाइल लोड करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन यहाँ पे फाइल सिस्टम में क्या बोल रहा है कि फाइल सिस्टम डज नॉट हैव क्रैश मैकेनिज्म, है ना। अगर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है या कोई हार्ड डिस्क है ना, एक बार वो करप्ट हो जाता है तो उसका डेटा हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है ना। ये पे लिखा हुआ है, कंटेंट ऑफ द फाइल विल बी लॉस्ट। डीबीएमएस
प्रोवाइड्स अ गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, वही बात फिर से लिखी हुई है कि प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यहाँ पे अच्छा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है फाइल सिस्टम में, है ना। अगर वो फिजिकली अगर आपके वो किसी के पास है तो वो वही उसको एक्सेस कर सकता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। फाइल सिस्टम का यही इशू है। DBMS contains a wide variety of sophisticated technique to store and retrieve data. डेटा अगर आपको स्टोर या रिट्रीव करना है तो कई तरीके का टेक्निक इसमें है, लेकिन फाइल सिस्टम में क्या है, फाइल सिस्टम कांट इफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव दी डेटा, है ना। अगर आपके सिस्टम में कोई इंफॉर्मेशन है ना, आपके कंप्यूटर घर के कंप्यूटर में कोई इंफॉर्मेशन है और आप उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन आप किसी दूसरी जगह से नहीं एक्सेस कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये फाइल सिस्टम का इशू है। फिर क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टेक्स केयर ऑफ concurrent access to access of data using some form of locking, है ना। concurrent access मतलब सेम डेटाबेस को कई कई सारे यूजर जो है एक्सेस कर लेते हैं डीबीएमएस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि कई बार डिलीट हो जाता है या फिर क्या होता है कि रीडायरेक्ट कर दिया जाता है यूजर को। कंकरेंट एक्सेस का मतलब यही होता है कि कई सारे लोग एक ही टाइम पे सेम ही डेटाबेस को एक्सेस रीड करने का या चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डीबीएमएस में ऐसा करना संभव है और फाइल सिस्टम में ऐसा करना मुश्किल है, ठीक है। अब डेटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें, डीबीएमएस आर्किटेक्चर की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 3 tier आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। एंड इसको आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ा ही होगा, बट क्योंकि अभी रिवाइज कर रहे हैं तो इसको थोड़ा है ना प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, डीबीएमएस आर्किटेक्चर 1 tier 2 tier 3 tier, ठीक है। दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है। इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आपको समझना है तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सभी के पास फोन होगा और आप लोग सभी ने कोई ना कोई गेम तो फोन पे खेला ही होगा, ठीक है। इमेजिन करो कि कोई ऐसा गेम है, ठीक है, जो कि अब आपको चलिए बहुत पसंद है, ठीक है, आप उसको बहुत खेलते हो, लेकिन उस वो गेम आपको इसलिए पसंद है क्यों, क्योंकि वो बिना इंटरनेट के भी चलता है ना। तो वो गेम आप खेलते हो, कोई भी गेम है, पजल टाइप का गेम है, बोर्ड गेम है, कोई भी गेम है, आपके फोन पे चलता है और जो भी हाई स्कोर लो स्कोर है वो सारा इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके ही डिवाइस तक रहता है, ठीक है। और क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन जो भी उस गेम में आप हाई स्कोर बना रहे हो वो आपके खुद के डिवाइस तक ही में ही सीमित है, इसीलिए वो बिना इंटरनेट के भी बिंदास बढ़िया चलता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो हुआ ये 1 tier आर्किटेक्चर का हो। क्या लिखा हुआ है कि इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर, इट मींस दैट यूजर कैन सिट ऑन डीबीएमएस एंड यूज इट, है ना। ये आपको डायरेक्टली आप उसमें जितना वो चेंज कर रहे हो वो आपके सीधा फोन के मेमोरी में सेव हो रहा है कि अब आपका प्रीवियस बेस्ट स्कोर ये था, अब आपका बेस्ट स्कोर ये है, ठीक है। एनी चेंजेस डन हियर विल बी डायरेक्टली done to the database itself. It doesn't provide a handy tool for end user, है ना। तो जो भी आपका नया स्कोर होगा, जो भी आपका टॉप स्कोर होगा वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा आपके सिस्टम के जो जो डेटाबेस है उस गेम से रिलेटेड डेटाबेस जो आपके फोन में है। ये 1 tier आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। 2 tier आर्किटेक्चर का एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो गेम वाले ही थीम को हम कंटिन्यू करें। इमेजिन करिए कि कोई गेम है ना, ये अगेन दिस गेम आल्सो यू हैव डाउनलोडेड फ्रॉम लेट्स से प्ले स्टोर, ठीक है ना। आपने प्ले स्टोर से उस गेम को डाउनलोड किया है और मान लो कि मल्टीप्लेयर गेम है ये, ठीक है ना। मल्टीप्लेयर, अच्छा मल्टीप्लेयर गेम है इसका मतलब बिना इंटरनेट के चलेगा क्या? मल्टीप्लेयर गेम तो बिना इंटरनेट के नहीं चल सकता। कोई भी गेम हो सकता है, रेसिंग गेम हो सकता है ना, एनएफएस, या फिर कोई शूटिंग गेम लाइक पबजी और फोर्टनाइट और काउंटर स्ट्राइक, इस तरह का कोई गेम है ना, जो कि इंस्टॉल तो आपके सिस्टम में हुआ है, इंस्टॉल तो आपके मोबाइल में ही हुआ है, लेकिन उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत है? इंटरनेट की जरूरत है। वो ऑल्दो वो गेम आपके सिस्टम में है, आपके फोन में है, तब भी आप उस गेम को नहीं खेल सकते हो बिना इंटरनेट कनेक्ट किए, क्योंकि इंटरनेट यानी कि उस गेम में आपका क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, आपका टॉप स्कोर कितना है, आपका कितना किल्स है, कितना क्या है, जो भी आपने गेम में अच्छा किया, खराब किया, पिछले मैच में आपने क्या किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अलग अलग तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके फोन में, लोकल फोन में स्टोर नहीं है। वो गेम तो आपके फोन में है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस कहाँ पे जा रहा है? वो जो गेम का डेवलपर है या जो भी है वो क्लाउड पे, वो मतलब कहने का मतलब आपके आपके डिवाइस पे नहीं है। आप क्लाइंट है तो आप आपके पास सिर्फ गेम है, आप आपके पास जो है एप्लीकेशन है, आप आपके पास डेटाबेस जो है आपके सिस्टम में नहीं है। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल किस चीज का हुआ? टू टीयर आर्किटेक्चर का हुआ, है ना। यूजर, यहाँ टू टीयर आर्किटेक्चर का डायग्राम देखो, क्लाइंट, ये क्लाइंट आप हुए या आप हो, और ये वो गेम है। लेकिन जो आपका टॉप स्कोर वगैरह है, आपका परफॉर्मेंस वगैरह, वो सर्वर पे, वो डेटाबेस सिस्टम है, वो किसी और सिस्टम पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वही बात लिखी हुई है, टू टीयर आर्किटेक्चर इज सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। In the two-tier architecture, application on the client end can directly communicate with the database on the server side. ठीक है, the user interface and application programs can run on client side, है ना। क्लाइंट साइड आपके फोन में ही, क्लाइंट साइड यानी क्लाइंट तो आप हुए ना, अगर आप वो गेम खेल रहे हो तो क्लाइंट तो आप ही हुए। तो यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन ऑन क्लाइंट साइड, बिल्कुल सही, वो गेम तो आपके डिवाइस में चल रहा है ना, क्लाइंट साइड में ही वो चल रहा है। वो उसका गेम का यूजर इंटरफेस वगैरह कहाँ पे है? आपके फोन में इंस्टॉल्ड है। The server side is responsible to provide functionality like query processing and transaction management. अगर मान लिया पबजी है तो पबजी में अगर आप कोई स्किन खरीद रहा है, कोई अलग तरीके का कोई गन खरीद रहा है या कुछ भी जो जो भी उसमें होता होगा, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन जो है वो सर्वर साइड से एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। तो ये टू टीयर आर्किटेक्चर वर्क टू कम्युनिकेट विथ डेटाबेस, क्लाइंट साइड एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन विथ सर्वर साइड। ठीक है, तो आपके डिवाइस का एक इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, सो दैट वो डिवाइस जो उस पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट कर ले और आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपके गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो आप एक्सेस कर पाओ। ठीक है, तो आई थिंक काफी प्रैक्टिकल ओवरव्यू मिला होगा 1 टीयर 2 टीयर का। 3 टीयर क्या है ये? ठीक है, तो ये दोनों गेम्स हमने समझा है, 1 टीयर 2 टीयर, इसको भी हम गेम्स नहीं समझेंगे। मान लो कि आप लोग जानते हो कि फेसबुक पे, है ना, फेसबुक पे गेम्स कुछ कुछ चलते हैं ना। इफ यू हैव अ फेसबुक अकाउंट, व्हेन यू लॉग इन इनटू फेसबुक, यू कैन प्ले सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स। वो गेम्स, एक बात बताओ आप, जो गेम आपको फेसबुक पे लॉगिन करने पे दिख रहे हैं, वो गेम आपको ऐसे भी दिख जाएंगे क्या? नहीं दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो गेम उन्होंने किस लिए, किस चीज पे बनाया है? आपके फेसबुक प्रोफाइल, आपको, आप जैसे अपना फेसबुक में लॉगिन करते हो तभी आपको वो गेम्स दिखते हैं। तो एक तरीके से आप, आपका, आपको फेसबुक पे लॉगिन करना जरूरी है, सो दैट यू कैन प्ले दैट गेम। तो समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे तीन तीन टीयर हो गया, ठीक है, यहाँ पे 3 टीयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ एक टीयर था, आप और आपका फोन, ठीक है, बिना इंटरनेट के भी गेम चल रहा था। यहाँ पे 2 टीयर है ना, आपका फोन और जो सर्वर है जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, वो टीयर, है ना। तो दोनों टीयर यहाँ समझ में आ गया। और यहाँ पे 3 टीयर, 3 टीयर कैसे हो गया है? यहाँ पे एक तो टीयर आपका डिवाइस है जहाँ से आप इंटरनेट से, यहाँ से आप फेसबुक को लॉगिन किए, है ना, आप अपने फोन से लॉगिन किया या अपने कंप्यूटर से लॉगिन किया, ठीक है। एक एक टीयर ये हुआ। दूसरा टीयर कौन सा हुआ? फेसबुक का सर्वर, है ना, जहाँ से आप जिसके पास आपका इंफॉर्मेशन है, आपका लॉगिन पासवर्ड, आपके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, आपको क्या कंटेंट दिखाना है, सो ऑन सो फोर्थ। और तीसरा टीयर हो गया वो गेम जो आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद ही खेल सकते थे। तो समझ में आ गया होगा आपको 3 टीयर आर्किटेक्चर क्या होता है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लाइंट, ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है? क्लाइंट, क्लाइंट यानी कि आप, है ना, यूजर और एप्लीकेशन क्लाइंट, ये आप, और ये आप जिस भी चीज से यूज कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद मतलब उसमें आपने कंप्यूटर में फेसबुक किया या मोबाइल में किया, जो भी आपका एप्लीकेशन, आपने वो एप्लीकेशन को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट किया, वो एप्लीकेशन सर्वर फेसबुक का सर्वर है ना, जिसके पास आपके फ्रेंड्स का लिस्ट, आपका प्रोफाइल, आपका, आप कौन सा गेम खेलते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सॉरी, वो सॉरी, माय बैड, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ है, डेटाबेस, है ना, आपका प्रोफाइल और फ्रेंड लिस्ट और बाकी ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह, ये फेसबुक का है।
और एप्लीकेशन सर्वर क्या है, वो गेम है ना, वो आप जो भी फेसबुक पे आपने कोई भी गेम खेला हो सकता है चेस खेला हो सकता है लूडो खेला हो, कोई भी जो जो गेम सिर्फ फेसबुक, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्ट कौन कौन से गेम उस पे आते हैं, बट मैं फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ कि ये ये एप्लीकेशन सर्वर वो गेम का सर्वर है ना, वो अब क्या कहते हैं लूडो का सर्वर है, या कह सकते हैं कि ये वो चेस का सर्वर है, वो जिसने भी वो गेम डेवलप किया ये उसका सर्वर है एप्लीकेशन सर्वर। और ये डेटाबेस क्या है, फेसबुक का डेटाबेस है, और ये आपका आपके सिस्टम में जो फेसबुक इंस्टॉल्ड है वो एप्लीकेशन क्लाइंट की है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दी 3-tier आर्किटेक्चर कंटेन्स another layer between client and server. In this architecture client can't directly communicate with the server, है ना। आप वो गेम, मैंने क्या बोला, तब तक वो गेम नहीं खेल सकते जब तक आपने फेसबुक पे लॉगिन नहीं किया। The application on the client interacts with the application server which further communicates with the database system. End user has no idea about the existence of database beyond the application server. The database also has no idea about any other user beyond the application. तो आपने देख लिया तीनों टीयर का, आपने एग्जांपल देख लिया। क्या लिखा, 3-tier एग्जांपल इज यूज्ड इन द केस ऑफ लार्ज वेब एप्लीकेशन, है ना। फेसबुक भी एक लार्ज वेब एप्लीकेशन कह ही सकते हैं। तो आपने 1 tier 2 tier 3 tier को एक प्रैक्टिकल वे में समझ लिया होगा, ठीक है। गेम्स के थ्रू जो है हमने एक गेम एक एज एन एप्लीकेशन क्या कहते हैं, एक तरीके से एक रियल वर्ल्ड है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कैसे डेटाबेस का क्या यूसेज है, गेम के पर्सपेक्टिव से हमने समझ लिया इसको। और इसका आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई विल बी टेकिंग अटेंडेंस, डू नॉट, ओके विशाल। यस विशाल। सर जैसे कि पबजी इंडिया में बैन है सर, तो ये सर्वर चेंज करके कैसे खेल लेता है सर? आई डोंट थिंक यू कैन, आई थिंक अगर कोई वीपीएन यूज करता है, ठीक है, वर्चुअल लोकेशन यूज करता है, तो जो डिवाइस का इंटरनेट का मतलब डिवाइस का लोकेशन जो है वो दिखाता है कहीं और का, तो इस वजह से जो है वो एक्सेस कर पा रहे हैं। अदरवाइज बिना वीपीएन यूज किए हुए आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्ले अ गेम। आई थिंक वो तो प्ले स्टोर पे ही नहीं दिखाता होगा एज फार एज आई नो। So I hope that deals with your question, but VPN की वजह से वो ऐसा कर पा रहे हैं जो भी लोग खेल पा रहे हैं। But I think there might be some, PUBG भी उसको अलाउ कर रहा है, अगर वो लोग चाहते तो वो लोग उसको कंट्रोल कर सकते थे। यस सूरज। सर पबजी मोबाइल चलता है सर बिना वीपीएन के? आई थिंक जो इंडियन वर्जन है वो नहीं चलता होगा, और बैन उन्होंने शायद इंडियन वर्जन पे ही लगाया है। उनका अलग अलग कोई कोरियन वर्जन है, कोई ग्लोबल वर्जन है, तो अलग अलग वर्जन है, वो उस पे बैन नहीं है तो हो सकता है वो तो उनकी गलती है। लेकिन जो इंडियन वर्जन जो पहले जो चल रहा था, ठीक है, आई थिंक उस पे बैन है। तो आई थिंक ये डेटाबेस उनकी उनकी तरफ से एक मिस्टेक है, कह सकते हैं कि उन्होंने सारे अपने वर्जन पे बैन नहीं लगाया इंडियन यूजर्स के लिए, बट जो इंडियन वर्जन था गेम का उन्होंने उसको हटा दिया वहां से। यस सर। Yes. Okay, I think I have taken your attendance and we'll meet in next lecture. So, thank you.